हेलो मित्रों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीसरे वीडियो में आप सीख रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज के बारे में चर्चा की थी। तब हमने ऐसा कहा था, समान क्रियात्मक समूह या समान प्रतिस्थापी समूह वाले हाइड्रोकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, ऐसा समूह जिनमें उत्तरोत्तर कार्बन संख्या में वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर कार्बन संख्या में वृद्धि होती है, 1 कार्बन वाले, 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, फिर 6 वाले। तो इन क्रमागत सदस्यों में 1 कार्बन की वृद्धि होने से और कार्बन की वृद्धि के साथ उसके साथ 2 हाइड्रोजन उसकी संयोजकता पूरे करने वाले CH2 समूह का अंतर आता है, यानी अणुभार में 14 की वृद्धि होती है। इस प्रकार के सदस्यों को हम समजातीय सदस्य, सजातीय सदस्य या होमोलोगस मेंबर कहते हैं। सजातीय श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य परस्पर सजात कहलाते हैं। इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणों में उत्तरोत्तर या क्रमशः क्रमागत रूप से धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। रेगुलर चेंज आता है थोड़ा थोड़ा भौतिक अवस्था में, उनके गलनांक में, उनके क्वथनांक में। दीजिए मित्रों, हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जिनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि हाइड्रोकार्बनों में या कार्बनिक यौगिकों के व्युत्पन्नों में कौन सी प्रमुख सजातीय श्रेणियां हैं। तो लीजिए, हमारे पास पहली सजातीय श्रेणी जो है वो इस प्रकार से है। हमारे पास पहली सजातीय श्रेणी है प्यारे मित्रों, वो इस तरह से है। देखिएगा, पहली सजातीय श्रेणी में एल्केन की लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं एल्केन का अभिप्राय है जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी जितने भी एल्केन हैं, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे एल्केन होते हैं और इनमें क्रमशः एक एक CH2 की वृद्धि होती है। उत्तरोत्तर बढ़ोतरी के साथ ये आपस में सजात बनाते हैं, सजात निर्मित करते हैं। तो एल्केन सजातीय श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, हम जानते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव एकल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इनके क्रियात्मक समूह को एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक लकीर डैश के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी सजातीय श्रेणी है एल्कीन और साइक्लोएल्कीन की। एल्कीन और साइक्लोएल्कीन की, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और साइक्लोएन के एल्केन के मामले में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास ये एक प्रोपीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन है। आगे हम IUPAC पद्धति सीखेंगे तो इसका अच्छे से नाम लिखना भी सीखेंगे। फिलहाल हम केवल सजातीय श्रेणी की चर्चा कर रहे हैं, तो इतना बेसिक नॉलेज आप रखते हैं। यदि नहीं भी रखते हैं तो एक बार आप इस पर ध्यान से देख लें। ये एक प्रोपीन है और इसका मैं इसी सामान्य सूत्र वाला एक दूसरा सदस्य लिखता हूं जो साइक्लोएल्केन है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि प्रोपीन में कार्बन है वो 3 है और हाइड्रोजन है वो 6 है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ साइक्लोप्रोपेन में भी कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, 2 4 और 2 6। इसलिए मित्रों ये क्या है? ये आपस में सजात है। ठीक है। इसी तरह से तीसरा वर्ग है एल्काइन तथा साइक्लोएल्कीन। एल्काइन और साइक्लोएल्कीन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनमें त्रिबंध और एल्कीन होगी साइक्लोएल्कीन तो उसमें द्विबंध उपस्थित होगा। क्या उपस्थित होगा? द्विबंध उपस्थित होगा। इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सरल सा। जैसे कि हमारे पास एक सदस्य है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास एक एल्काइन है, ठीक है ना। और हम साइक्लोएल्कीन लिखते हैं इसे, तो हम ऐसा लिखेंगे 3 कार्बन वाली CH2C डबल बॉन्ड CH। अब आप देखिए इनमें, इन दोनों में कार्बन कितने हैं? 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 और 3। संयोजकता की बात करते हैं जब हम, तो यहाँ 4 संयोजकता पूरी, यहाँ भी 4 पूरी और यहाँ भी 4 पूरी। यहाँ देखते हैं तो 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन 4। यहाँ भी 2 ये, 1 ये वाला और 1 हाइड्रोजन 4। और यहाँ CH2 है 2 हाइड्रोजन और ये सिंगल बॉन्ड है 4। ठीक है ना। इनका सामान्य सूत्र क्या हुआ? इसका सामान्य सूत्र हुआ प्यारे बच्चों C3 और H कितने हुए? H2n-2। तो 3 3 दूना 6 में से 2 गए 4।
ठीक है, तो C3H4 ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगला सजातीय श्रेणी हमारे पास है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड सजातीय श्रेणी का जो कॉमन फॉर्मूला सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+1, और यहाँ लिखा है X। ये X प्यारे बच्चों हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु के रूप में हम फ्लोरो ले सकते हैं, फ्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु ले सकते हैं, ब्रोमीन परमाणु लिख सकते हैं, आयोडीन परमाणु लिख सकते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो भी ऐसा ही होता है। कई बार इसे केवल RX द्वारा भी लिखते हैं। किसके द्वारा? RX के द्वारा लिखते हैं, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी तरह से अगला सामान्य सजातीय श्रेणी का जो क्रियात्मक समूह वाला यौगिकों की श्रेणी है वो है एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर का सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 और O होता है, और इसके लिए क्रियात्मक समूह यदि एल्कोहल हो तो OH लिखते हैं, और ईथर हो तो O के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड की संयोजकता खाली रखते हैं, ठीक है ना। सामान्य अर्थों में इसे हम ROH भी लिखते हैं और इसे ROR भी कह देते हैं। आगे हम उदाहरण के द्वारा ये एल्कोहल और ईथर किस प्रकार सजात होते हैं ये बात भी जानेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन अगला हमारा सजातीय श्रेणी का सदस्य है। एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों क्रियात्मक भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले सदस्य हैं, वो आपस में सजात बनाते हैं, समजात बनाते हैं, फॉर्मूला होता है CnH2nO, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र, ये जब कीटोन होते हैं तो कार्बन की दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड संयोजकता खाली रखते हैं, यहाँ से कोई कार्बन या कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ रखते हैं, जुड़ा हुआ लिखते हैं, और यदि कार्बन के एक तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये एल्डिहाइड समूह बन जाता है, जैसा आप सामान्य ज्ञान रखते हैं। और अगली सजातीय श्रेणी हमारी पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर। इनका सामान्य फॉर्मूला CnH2nO2 होता है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OH लिख देते हैं, और जब एस्टर के रूप में लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OR लिख देते हैं। ये सामान्य सा इन दोनों में अंतर है। ये दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवता भी दर्शाएंगे, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं सजातीय श्रेणियां। ये सामान्य सी बात थी। क्रियात्मक समूह किस प्रकार होते हैं? अभी हमने जिन लास्ट में एल्केन को छोड़कर बाकी की बात की थी, उन सब में एल्केन में भी इवन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सभी में जो लिखे थे समूह वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ गया, उन्हें हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह वास्तव में ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो यौगिक में विशिष्ट अभिलाक्षणिक गुणों का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है। उस क्रियात्मक समूह के कारण यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण निर्धारित होते हैं, उसकी क्रियाशीलता निर्धारित होती है। तो विशिष्ट गुण प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला, गंध प्रदान करने वाला, क्रियाशील प्रदान करने वाला, क्रियाशीलता प्रदान करने वाला कोई परमाणु या परमाणु समूह जो हाइड्रोजन के स्थान पर वहां जुड़ा रहता है, जुड़ सकता है, जोड़कर बनाते हैं, वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी क्रिया करने के लिए, क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी परमाणु और परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट गुण उत्पन्न करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कुछ क्रियात्मक समूह की सामान्य चर्चा करेंगे। किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट या अभिलाक्षणिक, विशिष्ट यानी स्पेशल, अभिलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, या हम इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। FG द्वारा लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ओके, जैसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं सामान्य चर्चा करते हैं। एल्कोहल समूह जिसे OH द्वारा लिखते हैं, आम्ल समूह जिसे COOH या कई इसे COOH भी बोल देते हैं। एल्डिहाइड समूह और कीटोन समूह इसे सामान्यतः C डबल बॉन्ड O द्वारा दर्शाया जाता है। एस्टर समूह को COOR द्वारा लिखते हैं। ईथर समूह को OR द्वारा या O के दोनों तरफ एक एक संयोजकता खाली रखकर दर्शाते हैं। एमाइड समूह CONH2, अम्ल हैलाइड समूह COX, इसे यूं भी लिखा जा सकता है COX के स्थान पर, माना कि हम Cl लिख दें, Br लिख दें, F लिख दें, I लिख दें, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये केवल सामान्य चर्चा है, इनके बारे में गंभीर नहीं होना है। अभी केवल आपने 10वीं में जो नाम सुने थे, एल्कोहल समूह, ईथर समूह, एस्टर समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, वो चर्चा हमने यहाँ दोबारा की है, वापस से आपके मनोमस्तिष्क में ताज़ा करने के लिए करी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किसी यौगिक या श्रृंखला में, किसी कार्बनिक यौगिक या श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बनिक यौगिक के साथ केवल एक क्रियात्मक समूह होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। यदि एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट रहते हैं तो फिर उसे हम बहुक्रियात्मक श्रृंखला या बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक कहते हैं। दो हो तो हम द्विक्रियात्मक समूह वाले, तीन हो तो त्रिक्रियात्मक समूह वाले, चार हो तो इस तरह से बहुक्रियात्मक समूह वाले कह सकते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ एक और ध्यान देने की बात है, जो तुम्हारे मन में सवाल उठा है, दोनों क्रियात्मक समूह एक जैसे हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों क्रियात्मक समूह समान हो सकते हैं और विभिन्न, डिफरेंट, सेपरेट, अलग अलग हो सकते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, जिन यौगिकों में दो या अधिक समान या भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक कहते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल में दो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों, तो हम ऐसा लिखते हैं CH3 CH2OH। इसे हम एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। लेकिन जैसे ही दो हाइड्रोक्सी समूह आ जाएंगे किसी कार्बनिक यौगिक में, निकटवर्ती कार्बनों पर या दूर वाले कार्बनों पर दो OH एक यौगिक में या एक श्रृंखला पर प्रेजेंट रहेंगे तो उसे ग्लाइकोल कहेंगे। इसी तरह से यदि तीन हो जाए तो उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, जैसे यहाँ तीन हाइड्रोक्सी समूह है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने की बात है, एक OH हो यौगिक में तो एल्कोहल, दो OH हो ग्लाइकोल और तीन हाइड्रोक्सी समूह हो, तीन OH समूह, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल बोल देंगे। अगली बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। वो हमारी बेसिक बातें थी, सामान्य चर्चा थी, जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ रखी है और आपको 10वीं से बाहर लाकर 11वीं के लेवल पर स्थापित करने के लिए या मन में रुचि विकसित करने के लिए हम 11th में हैं, हम साइंस पढ़ने वाले हैं, हम साइंस लेने वाले हैं, हम केमिस्ट्री सीखने वाले हैं, इसलिए वो बातें आपको दोबारा एक बार चर्चा में याद दिलाई है। ठीक है ना? कार्बनिक यौगिकों में संकरण। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत मुद्दे की बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हमने 10वीं में ये सीख रखा है, हमने 11वीं में सीख रखा है या 12वीं में सीख रखा है, या हमने सुन रखा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप में से बहुत से मेरे बच्चे ये भी जानते हैं कि कार्बन की चारों संयोजकता हैं वो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर प्रेजेंट रहती है या टेट्रावैलेंट होती है, सम चतुष्फलक का निर्माण करती है। सम चतुष्फलक का निर्माण से मेरा अभिप्राय इस प्रकार का है, ये जो आपको यौगिक दिख रहा है, ये बीच में काला काला एक जो दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है ना, अब ये कार्बन एटम है और ये जो बाकी वाले सफेद आपको गोलियां दिखाई दे रही है, सफेद परमाणु हैं, ये हाइड्रोजन को इंगित करते हैं। या आप देखेंगे ये जो मेरे हाथ में अब संरचना घूम रही है, इसके सभी कोण, इन चारों के बीच में बनने वाले कोण समान हैं, कोण समान में एक जैसे इक्विवेलेंट है। समान से मेरा अभिप्राय यह है कि इन चारों कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मैं यूं कह दूं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कौन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला HCH कौन, ये वाला HCH ये या अथवा ये सभी कौन 109 डिग्री और 28 मिनट के बराबर है, इक्विवेलेंट है। इसलिए कार्बन की संयोजकता को हम सम चतुष्फलकीय संयोजकता, सम चतुष्फलकीय संयोजकता, टेट्रावैलेंट कोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है ना? ये इस प्रकार की संयोजकता, इसमें कोई भी है ना किसी एक तल में सारे कोण नहीं है। देश और वेज संरचना सूत्रों की जब हमने बात की थी तो मैंने आपसे ये कहा था, इसमें दो बंद तो समान तल में होते हैं, जैसे ये वाले बंद एक समान तल में है, ये वाला आपकी तरफ दर्शक की तरफ है और ये वाला बैक साइड में बोर्ड के पीछे जा रहा है। इसको हम जो हमारी ओर होता है उसको ठोस वेज के द्वारा और पीछे जा रहा होता है उसको डैश वेज के द्वारा दर्शाते हैं और जो कागज के तल में, बोर्ड के तल में उसको सामान्य डैश रेखाखंड द्वारा दर्शाते हैं। तो ये कार्बन की 4 संयोजकता है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये इस प्रकार की संयोजकता क्यों है। शुरुआत में ऐसा सोचा गया था, ये समझा गया था कि कार्बन का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इस अवस्था में कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। सामान्य अर्थ ये समझें तो संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, तत्व या कोई परमाणु
उतने अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके अपना संयोजकता पूरी करता है। अपनी संयोजकता की बात कर रहा हूं, अष्टक नहीं बोला मैंने। अष्टक पूरा तो हो नहीं रहा है, संयोजकता पूरी करता है, सामान्य केस में ऐसा देखा गया है, ठीक है ना। और जब अपनी संयोजकता पूरी करता है तो स्थायित्व का, कौशल का अष्टक नियम पूरा होता ही है। खैर एनीवे, यहाँ कार्बन के केस में 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पी उपकोष में, इसलिए कार्बन अपने अष्टक पूरा नहीं कर सकता, 4 संयोजकता नहीं कर सकता। इसलिए क्या करेगा, कार्बन अपने 2s के एक इलेक्ट्रॉन को 2p में, जो खाली 2p कक्षक है, p में 3 कक्षक होते हैं, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। शायद आप ये बात जानते हैं, और यदि आप ये नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं अगला वीडियो ये मानते हुए बनाऊंगा कि आपको अष्टक के बारे में जानकारी नहीं है, आपको संयोजकता के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन जब अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2p में भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षक p में जाएगा, इसे उत्तेजित होना कहते हैं। निम्न ऊर्जा वाले उपकोष से, निम्न ऊर्जा वाले कोश से कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कोश, उपकोष या कक्षक में जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तेजन, एक्साइटेशन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन 2s से ऊर्जा ग्रहण करके, ऊर्जा कहां से ग्रहण करके? वातावरण से करेगा, अभिक्रिया से करेगा, वायुमंडल से करेगा, किसी से ग्रहण करके वो ऊपर वाले में कक्षक में, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला गया। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको बॉक्स बनाकर, बक्सा बनाकर हम ऐसा लिखते हैं, ये 2s है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2p के कक्षक है, ये 2px है, ये 2py है, और ये प्यारे बच्चों 2pz है, ठीक है ना। अब इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। हमने ये सीख रखा है, समझ रखा है कि कार्बन के संयोजी कोश में उत्तेजित अवस्था में जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों, अन्य तत्वों के या परमाणुओं के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके अपना ऑक्टेट 8 अष्टक पूरा कर लेता है। प्यारे बच्चों, शुरुआत में ये समस्या आई थी कि कार्बन का ये जो गोलाकार है, ये s कक्षक है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाला px कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाला py कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये वाला pz कक्षक, ये पीले वाला बना लेता हूं, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं बच्चों, आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ कार्बन गोले के रूप में s कक्षक में है, और ये एक p कक्षक है, ये दूसरा p कक्षक है, और ये इसके लंबवत तीसरा p कक्षक है। मैं लंबवत को ऐसे दर्शा देता हूं, लंबवत बोलता हूं, लंबवत समझता हूं, लंबवत सिखाता हूं, तो आपको यह समझना चाहिए कि इन पी कक्षकों की पालियों के मध्य 90 डिग्री का कोण है। पी कक्षकों की ये पालियां 90 डिग्री की इस प्रकार से है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये वाला मेरा अंगुली और ये मेरा अंगूठा, ये आपस में 90 डिग्री कोण बनाते हैं, और ये वाला मेरा पेन, ये इनके साथ भी 90 डिग्री कोण बनाता है। कार्बन अब इस कंडीशन में है। या हम ये वाली बात करें 10वीं में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमिका आपस में 90 डिग्री कोण बनाता है, यदि ये कार्बन एक से जुड़े हुए, समान एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस लंबवत अवस्था में ये एक पी कक्षक, ये दूसरा पी कक्षक, और ये तीसरा पी कक्षक, और बीच में एस कक्षक जो गोलाकार है। इस अवस्था में यदि कार्बन अपने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का किसी अन्य 4 परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करे तो अष्टक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो सम चतुष्फल के संयोजकता नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पी कक्षकों के मध्य तो 90 डिग्री कोण रहेगा प्यारे बच्चों, और एस कक्षक है, आप उसको किसके साथ किधर जोड़ें? वो 45 का हो सकता है, वो 90 का हो सकता है, वो किसी के साथ 180 का हो सकता है, या 270 का हो सकता है। इसका समाधान करने के लिए महोदय कैकुले ने, किसने? ऑगस्ट कैकुले ने ये बात बताई, उसके दिमाग में आया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ये देखा गया था कि कार्बन के किसी यौगिक या अन्य यौगिक के साथ क्रिया करवाते हैं और बंध तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मेथेन में, किसमें? मेथेन में बंध तोड़ने का काम करते हैं। तो मेथेन के ये 4 हाइड्रोजन हैं, जिनको मैं आपको समझाने के लिए लंबवत लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो इन चारों हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए बराबर मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ये एस के द्वारा, इस प्रकार पी के द्वारा असंकृत अवस्था में बंध बने हुए होते तो चारों बंधों की सामर्थ्य, प्रबलता, मजबूती बराबर नहीं होती, क्योंकि उनका बंध कोण बराबर नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस, दूरी भी बराबर नहीं है। तब कैकुले के मन में, किसके? कैकुले के मस्तिष्क में ये विचार सूझा कि जब बंधों की सामर्थ्य बराबर है, कार्बन और हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बराबर है, तो हो ना हो चारों CH बॉन्ड, चारों कौन से?
चार जो CH बॉन्ड है, ये एक वाला, ये दो, ये तीसरा और ये चौथा, ये दोनों, ये चारों, ये दोनों नहीं, ये चारों बंद है वो समान दूरी पर, समान डिस्टेंस पर, समान एंगल पर व्यवस्थित रहते हैं, यानी इनके गुण एक जैसे हैं। और ऐसा तभी संभव है जब हम संकरण की अवधारणा को माने। संकरण की अवधारणा में पोलिंग ने क्या बताया? पोलिंग ने बताया कि किसी परमाणु के खाली, भरे हुए या आधे भरे हुए कक्षक, जिनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं, जिनकी आकृतियां भिन्न भिन्न हैं, आपस में मिलकर के उतने ही ऊर्जा और उसी आकार वाले, समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षक बनाते हैं। कितने बनाते हैं? जितने भाग लेते हैं। और ये कक्षक केंद्रीय परमाणु, जिस परमाणु के हैं, जिस परमाणु के कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, उसके नाभिक के चारों ओर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। यानी वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनके बीच की दूरी अधिक से अधिक हो, ताकि उनके बीच, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कम से कम रहे। कार्बन के केस में जब ऐसी बात सोची कैकुले ने, तो ये बात मन में आई कि कार्बन में ये तभी पॉसिबल होता है जब कार्बन के ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ये वाले हाइड्रोजन परमाणु जो कार्बन से जुड़े हुए हैं चारों दिशाओं में, ये 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर, यानी समान बंद कोण पर, एक दूसरे से समान दूरी पर समचतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और वो समचतुष्फलक ऐसा होता है, मेरा समचतुष्फलक, आपका समचतुष्फलक जो ये दिख रहा है, इस जैसा होता है, इस जैसा होता है, इस जैसा होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये समचतुष्फलकीय टेट्रावैलेंट संयोजकता है, ये मेथेन का मॉडल है। क्या ये मेथेन का एक मॉडल है जिसके मार्फत हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित होता है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से मेरा ये जो सवाल था, कार्बन के समय संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कार्बन में संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्यारे बच्चों दोबारा सुन लें। कार्बन में, मेथेन में चारों बंधों की क्रियाशीलता को समान बताने के लिए, या हाइड्रोकार्बनों में कार्बन और हाइड्रोजन बंध की क्रियाशीलता को एक जैसा सिद्ध करने के लिए संकरण की आवश्यकता पड़ी। यदि संकरण नहीं होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के सभी बंध वो समान सामर्थ्य वाले नहीं होते हैं। ठीक है ना? एकल बंधों की बात कर रहे हैं। यदि हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो फिर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड संकरण के बाद या बिना संकरण के ओवरलैपिंग या अतिव्यापन द्वारा बनते हैं। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना कि संकरण के द्वारा कोई बंध नहीं बनता है। हमने पहले वीडियो में ये चर्चा कर ली है कि संकरण द्वारा कोई प्रकार का बंध नहीं बनता है, कक्षकों के अतिव्यापन से बंध बनता है। यानी बंध का निर्माण होने के लिए कक्षकों का अतिव्यापन जरूरी है। और वो अतिव्यापन असंकृत कक्षकों के मध्य भी हो सकता है, संकृत कक्षकों के मध्य भी हो सकता है, और एक कक्षक असंकृत और एक संकृत कक्षक को तब भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? इस प्रकार संकरण के हमारे पास कितने प्रकार हो जाते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों का मूल जो कार्बन परमाणु है वो 3 प्रकार के संकरण दर्शाता है। कितने प्रकार के दर्शाता है? 3। आपने इसके अलावा अन्य प्रकार के संकरण के नाम सुने होंगे। आपने sp3 सुना है, आपने sp2 सुना है, आपने sp सुना है, इसके अलावा sp3d भी सुना होगा, sp3d2 भी सुना होगा, sp3d3 भी सुना होगा, dsp2 भी सुना होगा, d2sp3 भी सुना होगा, d3sp3 भी सुना होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, कार्बन में केवल 3 प्रकार के संकरण होते हैं। कार्बन में केवल हाइड्रोकार्बनों के कार्बन में केवल 3 प्रकार के संकरण पाए जा सकते हैं। ठीक है ना? अब ये तीनों संकरण क्या हैं? इन तीनों संकरण के नाम है sp3, sp2 और sp। sp3 संकरण है, इसका मतलब इसमें एक s कक्षक है और हमारे 3 p कक्षक, कुल 4 कक्षक होते हैं। sp2 में एक s कक्षक होता है प्यारे बच्चों, और 2 p के कक्षक होते हैं। तो मैं p 2 बार लिख देता हूं, तब sp2 संकरित कक्षक है, sp2 संकरण बनता है। और sp संकरण में कार्बन का एक कक्षक और कार्बन का एक p कक्षक मिलकर के बनाते हैं। sp3 संकरित कक्षकों में, sp3 संकरण में कुल कितने संकरित कक्षक बनते हैं? 4 बनते हैं। sp2 में कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। और sp में कितने बनते हैं? 2। बच्चों ध्यान देना, sp3, एक s, p के 3, एक और 3, 4 होते हैं। sp2, एक s, p के 2, 2 यानी 2, 2 और 1, 3। sp, एक s, एक p, तो कितने संकरित कक्षक बन गए? 2। समझ पा रहे हैं ना? समझ आ रहा है? sp3 में 4 संकरित कक्षक है, sp2 में 2 और sp में 1 है। प्यारे बच्चों ये ध्यान देना,
कभी भी बिना s कक्षक के संकरण नहीं होता। बिना s कक्षक के, s ऑर्बिटल के कोई संकरण, हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आप कभी dp संकरण या dp3 या p3d ऐसा संकरण p3 p2 ऐसा बोल मत देना। ऐसा अवश्य बोलना, भले ही शुरुआत में बोलना, भले ही बीच में बोलना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। जब sp3 संकरण होता है तो कार्बन के चारों बॉन्ड है वो सिंगल होते हैं। चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने? कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बने रहते हैं। कब? जब कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। जब कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है तो कार्बन की ये वाली कंडीशन रहती है, तब इसमें एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा ये सिग्मा। सिग्मा बंध केवल एक बार ही प्रेजेंट रहता है। यदि उसके साथ और लकीर खींची गई है, और बंध बनाया हुआ है, तो वो कौन सा होगा? उसका छोटा भाई होगा, और वो क्या कहलाएगा? पाई। ठीक बच्चों। और इसी तरह से जब sp संकरित होगा तो उसमें एक और एक सिग्मा होगा और 2 उसके साथ मौजूद रहेंगे उसके छोटे भाई। यानी कि कार्बन sp3 संकरित होता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कार्बन sp2 संकरित होता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। कार्बन sp संकरित होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है। कुल बंध कितने होंगे? 4। कुल बंध कितने होंगे? 4। sp3 में चारों ही सिग्मा, sp2 में 3 सिग्मा और 1 पाई, sp में 2 सिग्मा और 2 पाई। याद रहेगा ना? याद रह जाएगा। अगली बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में संकरण और बंध के गुण किस प्रकार है? ये एक सारणी बनाई मैंने आपके देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, आपके बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपसे निवेदन करता रहता हूं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें या कोई वीडियो देखें तो उस समय अपना एक रजिस्टर खाली और एक पेन और एक स्वस्थ और दिमाग रखना चाहिए। एक और स्वस्थ दिमाग, ये तीनों चीजें स्वस्थ दिमाग के द्वारा समझते, देखते, सुनते हुए हाथ से लिखेंगे कागज पर, और उसको जब दोबारा देखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और दुनिया में जो नोट्स की बात करते हैं वो हैंड रिटन नोट्स को, अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो आप ऐसी चूक नहीं करेंगे, अपने सर्वश्रेष्ठ नोट्स खुद बनाएंगे। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो वो sp3 संकरण होगा। उसका बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होगा। उसमें s कक्षक के लक्षण कितने होंगे? प्यारे बच्चों, जब sp3 है, 4 कक्षक है, 4 में एक s है और 3 p है, तो हम ऐसा करेंगे 1/4 गुणा 100 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा? s के लक्षण हो जाएंगे 25%। 3 के कितने होंगे? तो 3/4 गुणा 100, ये कट गया 25 बार, 25 तिये 75, तो s के लक्षण हो गए 25 और p के लक्षण हो जाएंगे 75। sp3 संकरित कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने हुए बंध की लंबाई 111 पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन बंध डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होती है, शायद हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और बंध ऊर्जा का मान 347 किलो जूल होता है। यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा कमजोर होता है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है क्योंकि बंध एक ही है। sp2 संकरण होता है तो उसको डबल बॉन्ड द्वारा लिखते हैं, और उसमें बंध कौन? sp2 संकरित कार्बन होता है तो एक द्विबंध बनाता है। तब संकरित कक्षकों के मध्य, ये बंध कौन किसके मध्य? संकरित कक्षकों के मध्य 120 डिग्री का होता है। उसमें s लक्षण 33%। कैसे? sp2 की बात करते हैं तो बेटा एक s होता है, 2 p के, 2p नहीं है, 2 है p के, तो कुल कितने हो गए? 3। बात करेंगे 1/3 गुणा 100, तो 3 का भाग इसमें देंगे 33.3 बार, तो s के लक्षण आगे 33.3। बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन और हाइड्रोजन बंध की दूरी, बेटा ध्यान देना, ये कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई है। sp3 कार्बन हो, sp2 संकरित कार्बन हो और sp संकरित कार्बन हो तो बंध दूरियां धीरे धीरे घट रही है। जैसे जैसे s के लक्षण बढ़ रहे हैं, कार्बन के संकरण में s कक्षक के लक्षण बढ़ रहे हैं, बंध लंबाई घटती है। क्यों घटती है बेटा? क्योंकि s कक्षक गोलाकार है, वो s कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रहते हैं, चिपके हुए सिकुड़ हुए रहते हैं, उसके नजदीक नजदीक दौड़ते हैं, ज्यादा आकर्षित रहते हैं, इसलिए वो छोटा हो जाता है s कक्षक। इसलिए उसके कार्बन हाइड्रोजन बंध की दूरी s के लक्षण बढ़ने के साथ बढ़ती है, s के लक्षण घटने के साथ, s के लक्षण बढ़ने के साथ घटती है और x के लक्षण
घटने के साथ बढ़ती, ठीक है ना। इसलिए ये कार्बन कार्बन बंध नंबर 134 और बॉन्ड एनर्जी। अब कार्बन कार्बन बंध को तोड़ना है तो एकल बंध के लिए बंध ऊर्जा इतनी है, डबल बॉन्ड के लिए 383 है, 347 और 383, 383, यानी ये ज्यादा है, डबल बॉन्ड मजबूत होता है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। इसी तरह से त्रिबंध की बात करें, त्रिबंध होगा तो कार्बन sp संकरित होगा, उसका बॉन्ड एंगल संकरित कक्षकों के मध्य का बंध कोण 180 डिग्री हुआ बेटा। उसमें s के लक्षण 50% होंगे और 50% p के लक्षण होंगे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्टेंस है 108 पिकोमीटर होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस है वो 120 होगी, और बॉन्ड एनर्जी सर्वाधिक है ना। अब बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। अब ये बात आपके काम की है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, कार्बन कार्बन बंध लंबाई sp3 संकरित सिंगल बॉन्ड हो तो 154, डबल बॉन्ड हो तो 134 और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 120 पिकोमीटर होती है। उम्मीद कर रहा हूं ये सारणी आप बना लेंगे, आप देख लेंगे, समझ लेंगे और आपके सामने वाली दीवार पर चिपका कर याद कर लेंगे, ठीक है ना। नामकरण की बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में नामकरण की बेटा 3 पद्धतियां हैं। कई लोग या कई किताबें वो 4 पद्धतियां मानती है। मैंने इन चारों को बताने के लिए आपको यहां लिख दिया है। एक रूढ़ पद्धति जिसको ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं, एक साधारण या सामान्य पद्धति जिसको कॉमन सिस्टम कहते हैं। कई लोग इसको 2 मानते हैं, सामान्यतः इसको 1 ही माना जाता है। व्युत्पन्न पद्धति, इसे डेरिवेटिव नेम सिस्टम कहते हैं, यानी स्रोत के आधार पर, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर, उद्भव स्थान के आधार पर, किस वनस्पति में, किस पेड़ से, किस पदार्थ से, किस रसायन से प्राप्त, उसके आधार पर। और आईयूपीएसी पद्धति आपकी सबसे प्रिय है। आईयूपीएसी सिस्टम है जो आधुनिकतम पद्धति या प्रणाली है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, ठीक है ना। इसे जेनेवा प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि 1842 में जेनेवा में पहली बार कुछ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे और उन्होंने विश्व के सभी देशों में किसी एक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को एक नाम से ही पुकारा, सीखा, समझा जाए, उसके गुणों का अध्ययन किया जाए, इसलिए ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विकास किया। और वो विकास करने के लिए जहाँ इकट्ठे हुए थे, मीटिंग की थी, बैठक की थी, चर्चा की थी, वो स्थान था जेनेवा। जेनेवा, इसलिए इसको जेनेवा पद्धति या जेनेवा प्रणाली भी कहा जाता। चूकिएगा नहीं, सवाल पूछा भी जा सकता है। चर्चा करते हैं अगली। अब हम पहली पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों, और वो हमारी है रूढ़ पद्धति जिसको ट्राइवियल सिस्टम कहते हैं। ट्राइवियल सिस्टम, ट्राइवियल का मतलब होता है जिसका कोई स्रोत हो, जिसका कोई उद्भव स्थल हो, जिसको खोजने वाला कोई वैज्ञानिक हो, ठीक है ना। ट्राइवियल का मतलब होता है एंशिएंट, ट्राइवियल का मतलब होता है एंशिएंट सोर्स, प्राचीन स्रोत, यानी जो पहले किससे प्राप्त हुआ, सबसे पहले उसका उद्गम, उद्भव, प्राप्ति किससे हुई, उसके आधार पर नाम दिया जाता है। यह रूढ़ पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? रूढ़ पद्धति। लेकिन रूढ़ पद्धति में कुछ नाम ध्यान देना बेटा, रूढ़ पद्धति के यौगिकों के कुछ नाम इतने प्रयोग में लिए गए, बार बार कई बार ज्यादा काम में लेने से वो सामान्य नाम हो गए। इसलिए इसके कुछ यौगिकों को सामान्य नाम पद्धति में स्वीकार, अंगीकार कर लिया गया और वो प्रणाली सामान्य पद्धति कहलाती है। उन यौगिकों के नामों को, यौगिकों के ऐसे नामों को कॉमन नेम या सामान्य नाम, साधारण नाम भी कहते हैं। कुछ कॉमन नेम, साधारण नाम और ट्राइवियल रूढ़ नाम एक जैसे हैं, कुछ में थोड़ा फर्क भी हो सकता है। ओके, हम चलते हैं साधारण नाम पद्धति, सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति का आधार है वो उद्गम स्रोत के अनुसार भी नाम है और खोजकर्ता के आधार पर भी नाम है। पहले मैं खोजकर्ता वाली बात कर लेता हूं क्योंकि आपने खोजकर्ता के नाम के आधार पर यौगिकों के कौन से नाम है ये शायद सीखा नहीं होगा, और सीख लिया तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो खोजकर्ता के नाम के आधार पर हमारे पास यहाँ 3 उदाहरण मैंने लिए हैं। एक है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX, जिसको बोलते हैं ग्रिनियार अभिक्रमक। ग्रिनियार अभिक्रमक, ये आदमी था विक्टर ग्रिनियार जिसने खोजा था, इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कोई बात नहीं। लेकिन इस आदमी के नाम के आधार पर, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ये इस सूत्र वाले यौगिक RMGX ग्रिनियार अभिक्रमक कहलाते हैं। R2ZN ये फ्रैंकलैंड ने खोजे इसलिए फ्रैंकलैंड अभिक्रमक है। और C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नाम इसका साधारण है लेकिन वैज्ञानिक के आधार पर, खोजकर्ता के आधार पर इसे हिंसबर्ग अभिक्रमक भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये खोजकर्ता के नाम के आधार पर मैंने आपके लिए 3 नाम जुटाए यौगिकों के जो रूढ़ पद्धति के ट्राइवियल सिस्टम के नेम्स
नाम है। अब बात करते हैं स्रोत के आधार पर। तो उद्गम स्रोत जिसका आपने नाम सुना वो आपका पहला कार्बनिक यौगिक, पहला हाइड्रोकार्बन मेथेन है। मेथेन शब्द वो मार्श से बना है। मार्शी का अर्थ है दलदल। दलदली क्षेत्रों में वनस्पति के या जीवों के सड़ने से जो गैस निकलती है उसे मार्श गैस कहते हैं। मार्श यानी दलदल, कीचड़, पंख। और वो मार्स ग्रीक भाषा में मेथेन था, इसलिए इसको मेथेन बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ, रूढ़ पद्धति में मेथेन का नाम मार्स गैस है, लेकिन हम इसको आईयूपीएसी पद्धति वाला यौगिक मेथेन ही जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए इसको मार्स गैस को मेथेन बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो मेथेन का CH4 का रूढ़ नाम है वो मार्स गैस है। ठीक है, लेकिन सामान्य नाम क्या है? मेथेन है। रूढ़ नाम तो मार्स गैस है, सामान्य कॉमन नेम मेथेन है, आईयूपीएसी नेम भी मेथेन है। दूसरा यौगिक हमारे पास एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिम यानी सिरका से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया प्यारे बच्चों? एसिटम या सिरका से प्राप्त किया गया था। एसिटम सिरका, जिसको विनेगर भी कहते हैं। ग्रीक भाषा में एसिटम का अर्थ होता है सिरका। ग्रीक भाषा का एसिटम, हमारा हिंदी का होता है सिरका। और रसोई में इस्तेमाल करते हैं विनेगर, खट्टे पदार्थ, भोज्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए अमचूर के स्थान पर करते हैं। इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना? ये लैटिस भाषा के एसिटिम से बना है। तो ये रूढ़ पद्धति है प्राप्ति स्रोत के आधार पर। ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल नाम इसलिए देते हैं HCOOH का, क्योंकि ये फॉर्मिका कहते हैं लाल चींटी। जब लाल चींटी हमें खाती है, काटती है, तो दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है कि उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो लाल चींटियों के भंजक आसवन से पहली बार फॉर्मिक अम्ल प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको फॉर्माइका के नाम के आधार पर, फॉर्मिका नाम के आधार पर फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये लाल चींटी फॉर्माइका, फॉर्मिक एंट, रेड एंट भी कहते हैं। ठीक है ना? मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, हम इसको मेथिल एल्कोहल के रूप में जानते हैं, सामान्य नाम। आईयूपीएसी में मेथेनॉल के रूप में जानते हैं, हालांकि सीखी नहीं, लेकिन आप जानते हैं। ये वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट कहलाता है। क्या कहलाता है? कास्ट स्प्रिट। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका ऐसा नाम है। तो कुल मिलाकर अब आप ये सीख गए कि उद्गम स्रोत के आधार पर या खोजकर्ता के नाम के आधार पर यौगिकों के जो शुरुआत में नाम दिए गए थे एंशिएंट सिस्टम में, वो हमारी रूढ़ प्रणाली, ट्राइवियल सिस्टम था, वो कॉमन नेम था, सामान्य पद्धति कही जाती है। लेकिन ये केवल कुछ यौगिकों तक ही लागू हुई। जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास होता गया, प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण बढ़ता गया, तो ये नाम वहां अपना वजूद खत्म करने लग गए। अब इसके लिए नामकरण की नई प्रणाली की खोज हुई, जिसको हम सीखेंगे। अगली प्रणाली हमारी ये है, जिसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम। ठीक है? सामान्य नाम, रूढ़ पद्धति और सामान्य पद्धति हमने दोनों साथ सीखी है, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि सामान्य नाम उन रूढ़ नामों को कहते हैं जो बार बार या ज्यादा समय तक इस्तेमाल होने की वजह से सामान्य हो गए, कॉमन हो गए, सहज हो गए। सहज हो गए, हमेशा जो बात बार बार जबान पर आ जाती है वो सामान्य हो जाती है। ठीक है ना? तो ये बार बार जबान पर, किताब में, मस्तिष्क में आने से सामान्य हो गए। अब ये सामान्य नाम कुछ आईयूपीएसी वाले भी है और कुछ ट्राइवियल सिस्टम वाले भी है, लेकिन है तो कॉमन, इसलिए कॉमन नाम पद्धति। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम किस प्रकार होते हैं, ये हम देखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अशाखित एल्केनों का नाम कार्बन परमाणु की संख्या के अनुसार दिया जाता है, और जहां कार्बन की संख्या को, कार्बन एटम की संख्या को हम एल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ALK। अब इसके बाद में जो नाम आएगा वो बंध की प्रकृति के आधार पर होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो, डबल बॉन्ड होगा तो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो, एन इन आइन होगा। ठीक है ना? एल्केनों के प्रथम 3 सदस्यों के समावयवी नहीं होते हैं। समावयवी आप लोग जानते हैं, 10वीं में पढ़ रखा आपने, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रासायनिक भौतिक गुणों में थोड़ा अंतर होता है, वो आपस में समावयवी कहलाते हैं, सम अवयवी कहलाते हैं। ठीक है ना? अणुसूत्र समान है, अवयव समान होते हैं, इसलिए समावयवी। सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम समान होते हैं। कुछ सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम समान होते हैं, सभी नहीं। कुछ आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं। समावयवी एल्केनों का जनक नाम समान होता है। समावयवी जो एल्केन होते हैं उनका जनक, अब जनक क्या है? जिसे वो उत्पन्न होते हैं, जैसे 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला कोई एल्केन होगा तो उसका नाम होता है ब्यूटेन। अब उसके अलग अलग नाम दें रूढ़ प्रणाली में या सामान्य प्रणाली में, तो आइसोब्यूटेन होगा या एन ब्यूटेन होगा। ठीक है ना? तो ये एक जैसे होते हैं। इनको
एन के द्वारा, आइसो के द्वारा, नियो पूर्व लग्नों के द्वारा विभेदित किया जाता है। मैं एक सरल सा उदाहरण यहाँ ले लेता हूं। जैसे हमारे पास कोई एल्केन है C5H12, 5 कार्बन है, उसके साथ 12 हाइड्रोजन बंधे हुए हैं, फॉर्मूला CnH2n प्लस है, 2 का अनुसरण कर रहा है ये, ठीक है ना। C5 है, H2 गुणा 5 प्लस 2, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है मित्रों, अब हम आगे वाली चर्चा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि ये इस प्रकार का फॉर्मूला लिख दें CH3 और एक लंबी और सीधी श्रृंखला के रूप में इसको लिख दें, तो इसका हम नाम देंगे एन पेंटेन। क्या देंगे, एन पेंटेन। और इसी का नाम यदि हम इस रूप में लिख दें, कार्बन तो 4 है, हाइड्रोजन कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है, तो इसका अब हम नाम लिखेंगे नियोपेंटेन। ठीक है ना। और यदि हम इस प्रकार का यौगिक ले दें CH3, CH3, CH, CH2 और CH3, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम इसका नाम आइसोपेंटेन भी कहते हैं। मेरा मतलब पेंटेन नाम 3 बार है, ये एन पेंटेन है, ये नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन। मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं कि समावेवी एल्केनों का जनक नाम है वो समान होता है, बस उनके पहले के उपसर्ग है, पहले जो लगता है वो वाला एन हो सकता है प्रीफिक्स, या आइसो हो सकता है, या नियो हो सकता है। ठीक है, पूर्व लग्न एन कब लगता है, ये बात हमारे काम की है, ये रामबाण बात है। यह असाखित या सामान्य एल्केन के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है यदि हमारी हाइड्रोकार्बनों की श्रृंखला यौगिक सीधी श्रृंखला के रूप में लिखें CH, इस तरह से, यानी ऐसा है, इस प्रकार से है, तो ऐसी एल्केन के नाम के पहले हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन। अब आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा होगा, एन यानी नॉर्मल, एन यानी नॉर्मल, नॉर्मल यानी असाखित, नॉन ब्रांच्ड, जिसकी शाखाएं नहीं हो, डालियां नहीं हो, सीधी सपाट हो, वो वाली। तो एन का अर्थ नॉर्मल होता है, सीधी श्रृंखला वाला होता है। ये एक यौगिक है 4 कार्बन वाला, इसका नाम है एन ब्यूटेन। क्या नाम है, एन ब्यूटेन। एन इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रृंखला सीधी है, सीधे के लिए नॉर्मल लिखते हैं। ठीक है ना। इस तरह से 5 कार्बन वाला एक यौगिक है, ये भी सीधी श्रृंखला वाला है, इसलिए इसका साधारण नाम है, सामान्य नाम है एन पेंटेन, एन पेंटेन। ठीक बच्चों, सीधी श्रृंखला वाला यौगिक हो तो उसके पहले पूर्व लग्न है, वो हम प्रीफिक्स है वो स्मॉल एन लिखते हैं। एन के बाद डैश लगाना नहीं भूलेंगे, एन के बाद डैश लगाना नहीं भूलेंगे। अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों, पूर्व लग्न आइसो कब लगता है। यह बहुत काम की बात है, यह बहुत काम की बात है। एक बार से अपना दिमाग ठंडा कीजिए, कूल हो जाइए और सीखिए आइसो कब लिखा जाएगा। बहुत नॉर्मल बात है, जब सतत श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर, द्वितीय कार्बन का मतलब है 2 नंबर कार्बन, 2 डिग्री नहीं, श्रृंखला का दूसरा कार्बन, भले ही वो दावी तरफ से हो, भले ही वो जेमनी तरफ से हो, भले ही वो लेफ्ट हैंड से हो, भले ही वो राइट हैंड से हो, भले ही वो बाईं तरफ से हो, भले ही वो दाईं तरफ से हो। ठीक है ना। तो श्रृंखला के दूसरे 2 नंबर वाले कार्बन, द्वितीय कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हो। जब किसी श्रृंखला में एक ही कार्बन पर 2 मैथिल समूह उपस्थित हो तो उनके लिए पूर्व लग्न आइसो का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें, दूसरे कार्बन की बात करेंगे तो वह मैथिल कितना होगा, 1, या इसको यूं बोल सकते हैं एक कार्बन पर 2 मैथिल हो, एक कार्बन पर 2 मैथिल। देखो मित्रों, दोनों बात समझाता हूं। ये वाला एक श्रृंखला है जिसका ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 मैंने उधर से गिना है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से भी गिन सकता हूं, मैं राइट हैंड से भी गिन सकता हूं। तो आप मेरे साथ आइए, मेरे इस 2 नंबर वाले कार्बन पर ये मैथिल जुड़ा हुआ है। मैंने यही कहा, द्वितीय कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम आइसो बोलते हैं। अब ये जो मेरा समूह है, ये इसका नाम है आइसो, इसका नाम क्या है, आइसो नाम है। आप यहाँ आ जाइए, ये देखिए मेरे इस उदाहरण में इस समूह में एक कार्बन पर 2 मैथिल है, एक कार्बन पर 2 मैथिल है, या यूं कह दूं मेरे यहाँ 1 और ये 2, इधर से गिनूं तो 1 और ये 2, मेरे श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन पर एक मैथिल है या 2 नंबर कार्बन पर 2 मैथिल है। आपको ठीक जचे वो याद रखना, एक कार्बन पर 2 मैथिल हो या श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर मैथिल हो। पहला कार्बन तो मैथिल ही होता है प्यारे बच्चों, पहला कार्बन तो CH3 ही होता है। जब दूसरे पर CH3 और आ जाएगा तो एक कार्बन पर 2 मैथिल हो जाएंगे, एक कार्बन पर 2 मैथिल होती है, वो आइसो कहलाएगा। अब ये वाला जो समूह है आपका, ये वाला जो समूह
आपके लिए है ये वाला समूह, इसे हम कहते हैं आइसो ग्रुप, ISO और डैश लिखते हैं। या मैं बात करूं, यदि मैं यहाँ CH3 कर देता हूं तो मेरे इस यौगिक का नाम होगा 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा? आइसोब्यूटेन। आपके अभी जचा नहीं, आपके अभी जचा नहीं। यदि मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूं तो मैं इस समूह के लिए नाम बोलूंगा आइसो। फिर कुल कितने कार्बन है यौगिक में? यौगिक में कुल कितने कार्बन है? 3 है तो मैं ब्यूटेन सॉरी 3 है तो मैं प्रोपेन बोलूंगा, 4 है तो ब्यूटेन बोलूंगा, 5 है तो पेंटेन बोलूंगा। ठीक है ना? सॉरी, तो यहां 3 कार्बन है, इसलिए मैं यहां बोलूंगा आइसो प्रोपेन। क्या बोलूंगा? आइसो प्रोपेन। यहां बात करेंगे हम तो हमारे पास यहां कुल कार्बन कितने हैं? आपको ये नहीं कहना सर ये तो 5 कार्बन ना, टोटल कार्बन, कुल कार्बन कितने हैं यौगिक में? कुल कार्बन है 6। इसलिए इस यौगिक का सामान्य नाम, साधारण नाम, कॉमन नेम है वो आइसोहेक्सेन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? आइसोहेक्सेन। ठीक है ना? तो मैंने वही बात बोली, दोबारा सिखाता हूं कि द्वितीय कार्बन पर एक मेथिल हो या एक कार्बन पर 2 मेथिल हो, आइसो कहलाता है। चलिए अगली बात करते हैं, नियो पूर्व लगन का कब इस्तेमाल करते हैं? नियो प्रीफिक्स कब लगाते हैं? यौगिक के सामान्य नामकरण की बात कर रही है, IUPAC में नहीं आए, रूट से निकले और सामान्य पद्धति में चल रहे हैं, सामान्य पद्धति में घूम रहे हैं। जब सतत श्रृंखला के द्वितीय या दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह उपस्थित हो, दूसरे कार्बन पर कितने मेथिल हो? 2। बेटा आइसो के लिए दूसरे कार्बन पर 1 मेथिल होता है और नियो के लिए दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल होते हैं। ध्यान देना, ये वाली बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास एक यौगिक है, मैं यहाँ कार्बन गिनता हूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैंने इधर से गिनना इसलिए प्रारंभ किया कि मुझे 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल चाहिए। मेरे 2 नंबर वाले कार्बन पर 2 मेथिल मुझे दिखाई दें, इसलिए मैंने इससे लेफ्ट हैंड से गिनना। मैंने पहले ही कहा, आप भले लेफ्ट से गिने, भले आप राइट से गिने। क्यों? सही है ना? सही सुन रहे हैं ना? तो यहाँ 2 नंबर कार्बन पर 2 मेथिल, एक ये रहा और एक ये रहा, इसलिए इसका नाम, इस समूह का नाम नियो होगा। क्या होगा? नियो। अब यहाँ कुल कार्बन कितने हैं? यहाँ भी हमें कुल कार्बन गिनकर नियो नाम देना होगा। नियो और आगे 1 2 3 4 5। तो क्या बोलूं मैं? 1 2 3 4 5 6 नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। आप तो यूं सुन रहे होंगे, ये समझ पा रहे होंगे कि हमने तो नियो पेंटेन ही सुना है। नहीं, नियो हेक्सेन भी होता है। नियो पेंटेन कैसी होती है? तो नियो पेंटेन एसिक होती है। कैसी होती है? एसिक होती है। यह अब कार्बन है 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए इसका नाम है नियो पेंटेन। वो आपके होगी नियो हेक्सेन। इसकी बात करें तो ये क्या है? ये CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 तो है ना, तो ये नियो पेंटेन ही है। ठीक है ना? ये कौन है? अब देखते हैं। ये आपको ये सूझ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नाम बोलो इसका, बोलो ना। 7 कार्बन है और एक ऐसा कार्बन है जिस पर 2 मेथिल समूह है, तो नियो एप्टेन होगा ना? खा गए चक्कर? नहीं होगा, ये नियो एप्टेन नहीं है, ये नियो एप्टेन है नहीं है। क्यों? परिभाषा, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल समूह होने चाहिए। यहां देखो बेटा, इधर से गिने तो दूसरा ये होता है और इधर से गिने राइट टू लेफ्ट जाएं तो 2 ये होता है। इन 2 नंबर वाले कार्बन पर 2 मेथिल नहीं है, इसलिए ये हमारा नियो एप्टेन नहीं है। सीख गए ना? चक्कर पड़ गए? सीख गए? सीख गए। ठीक, आगे बढ़े। असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए सामान्य नामकरण में क्या करते हैं? यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच। बेटा यहाँ हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में केवल कार्बन रहना चाहिए, C रहना चाहिए, कार्बन एटम होना चाहिए। इन्हें एल्किलीन या ओलिफिन भी कहते हैं। जिन कार्बनिक यौगिकों में, हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है, उन्हें एल्कीन या ओलिफिन, ओलिफिन्स कहते
हैं। इन्हें एल्कीन भी कहते हैं, एल्किलीन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। हमारा पहला सदस्य है ये वाला, इसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एथिलीन, क्योंकि एल्किलीन है ना। ये हमारा दूसरा यौगिक है, इसका नाम है प्रोपीलीन। देखते रहिए। और ये हमारा दूसरे वाला यौगिक है जिसका नाम है ब्यूटीलीन। क्या नाम है? ब्यूटीलीन। अब आपके एक चक्कर पड़ेगा, यदि मैं ऐसा लिख दूं, श्रीमान जी ध्यान देना, यदि मैं ऐसा लिख देता हूं तो यहाँ कार्बन के 4 परमाणु, यहाँ भी 4 कार्बन है श्रृंखला में, इनके क्या नाम एक जैसे होंगे ना। ऐसा करने के लिए अब हम क्या करते हैं, सामान्य पद्धति में कार्बन का अंकन करने के लिए हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा किसे कहते हैं? अल्फा उस कार्बन को कहते हैं जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है या फिर वो हमारे सिरे पर है। यदि क्रियात्मक समूह नहीं है तो किधर है वो? सिरे वाले कार्बन को, पहले कार्बन को अल्फा कह देते हैं। यहाँ तो कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, डबल बॉन्ड है, वो भी बीच में रह गया, इसलिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा और ये डेल्टा है। ये सबसे कम, सबसे न्यूनतम प्रायोरिटी बीटा पर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम है बीटा ब्यूटीलीन। क्या नाम है? बीटा ब्यूटीलीन। इसका नाम आप बोल सकते हो। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा और ये डेल्टा है, तो इसका नाम है अल्फा ब्यूटीलीन। ठीक है बच्चों, नई बात सीख गई रही। आप एक जाने अनजाने में नई बात सीखे कि IUPAC प्रणाली में हम श्रृंखला का कार्बन का अंकन करने के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा लिखते हैं, लेकिन सामान्य पद्धति में, रूढ़ पद्धति में हम श्रृंखला के कार्बन यौगिकों का नाम अंकन करते हैं, सॉरी क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, अंकन करते हैं, तो हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा ये कार्बन के परमाणुओं की संख्या है। अल्फा यानी 1, बीटा यानी दूसरा, गामा यानी तीसरा, डेल्टा यानी चौथा, ओमेगा यानी 5वां, इस तरह से। ठीक है ना। चलिए, ये कौन है? ये कौन है? तो ये हमारे 2 नंबर कार्बन पर एक और मेथिल है, इसलिए इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। क्या नाम हुआ बच्चों? आइसोब्यूटिलीन। आपने ब्यूटिलीन के 3 अवतार देख लिए। आपने यहाँ ब्यूटिलीन के 3 अवतार, आइसोब्यूटिलीन, अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन। आइए इधर चलें। कार्बन कार्बन त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन के बीच में 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करते हैं, सामान्य नाम देने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी? तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। इनके नाम एसिटिलीन के हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होने से व्युत्पन्न होते हैं। यानी इनका जो पहला सदस्य होगा उसका नाम है एसिटिलीन। इन्हें एसिटिलीन्स कहते हैं, एसिटिलीन्स, एसिटिलीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तो हो गया एसिटिलीन और ये होगा मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। हम अब ये नहीं बोलोगे सर ये तो प्रोपाइन, हाँ है, मुझे ही दिख रहा प्रोपाइन है, लेकिन इस प्रोपाइन का सामान्य नाम, कॉमन नेम, ट्राइवियल नेम, रूढ़ नाम क्या है? तो वो मेथिल एसिटिलीन, क्योंकि ये एसिटिलीन का उत्पन्न है। इन मेथिल एसिटिलीन की माँ है ना, इसका जनक है ना, वो एसिटिलीन है। यहाँ देखेंगे तो ये मेथिल और ये मेथिल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसी एसिटिलीन आपने पहले नहीं देखी। एसिटिलीन, कैसिटिलीन, डाई मेथिल एसिटिलीन पहले शायद देखी होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरह से बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के साधारण नाम का द्वितीय टॉपिक चर्चा करने वाले कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम हाइड्रोकार्बन मूलक पर निर्भर करते हैं। साधारण नाम है वो हाइड्रोकार्बन मूलक। अब हाइड्रोकार्बन मूलक क्या है? बहुत सरल है बेटा। हाइड्रोकार्बन मूलक का मतलब है जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, शेष जो सामग्री बचेगी वो हाइड्रोकार्बन मूलक हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ऐसे हमारे पास एक सरलतम यौगिक है ये वाला HCHH। ये एक मेथेन है, आप जानते हैं। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें तो ये अब क्या बना, अब ये क्या बचा या क्या शेष रह गया? जो रह गया वो मूलक है। क्या है बेटा? ये मूलक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन मूलक, और ये मेथेन का मूलक है, इसलिए नाम का इसका है मेथिल मूलक। क्या नाम है? मेथिल मूलक। क्या नाम है? मेथिल मूलक। मैं आपको सिखा रहा हूं अगली बात।
ये एल्केन है जिसको हम RH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RH। क्यों लिखा है इसका कारण भी आपके अंत में समझ में आ जाएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, माइनस कर दें, माइनस है, घटाया तो केवल R बचा। इस R का नाम है प्यारे बच्चों एल्किल। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, R एल्किल है। आप तो जानते हैं R को एल्किल है तो हजारों बार सीख लिया। अब इस एल्किल के साथ में यदि कोई अन्य Z परमाणु जोड़ दें तो ये RZ बन जाता है और ये कहलाता है एल्किल व्युत्पन्न। क्या कहलाता है? एल्किल व्युत्पन्न। ये एल्किल व्युत्पन्न है। मेरे एक बात यहां समझ में और आई जो आपको भी सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए? कि यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, कोई एल्केन ले लें, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें, तो हमारे पास परिणाम क्या बचेगा? एल्किल। यानी एल्केन में से हाइड्रोजन तोड़ते ही वो एल हो जाएगी है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन तोड़ के अलग किया तो एल्केन बीमार हो जाएगी, एल हो जाएगी। एल होते ही एल्केन की जगह एल्किल हो जाएगा। एल्केन की जगह एल्किल हो जाएगा। किल हो गई ना। देखिए यहाँ ये हमारे पास एक एल्केन है, बहुत सरल प्यारी सी मेथेन है। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु ये वाला निकाला तो ये एक संयोजकता खाली पड़ी। ये सबूत है कि हाइड्रोजन यहाँ से तोड़कर ले गया कोई दुश्मन। तो अब ये बन गया मेथिल। क्या बना प्यारे बच्चों? ये मेथिल बन गया। ठीक है ना। अब इसके स्थान पर यदि कोई जेड जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल जेड हो जाएगा। अब ये क्लोरीन होगा तो मेथिल क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो मेथिल ब्रोमाइड, और फलाना होगा तो मेथिल फलाना हो जाएगा। ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम कैसे लिखेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखे। हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, एल्केन में से हाइड्रोजन गया तो एल्किल हो जाएगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग नाम होगा। जैसे ये हमारा एक एथेन है, इसमें ऐसे एक हाइड्रोजन निकाला तो ये एथिल बन गया। इसमें से एक और हाइड्रोजन निकालेंगे, एक और हाइड्रोजन निकाले तो प्यारे बच्चों यहां दो संभावना बनती है। हाइड्रोजन यदि एक ही कार्बन से निकले दोनों ही, तब उसको कहते हैं एल्किलिडीन। ध्यान देना रे बच्चों, यदि एल्किल समूह के उसी कार्बन से जिससे पहले हाइड्रोजन निकल गया था एक और निकल जाए तो एल्किलिडीन होगा, और दूसरे वाले कार्बन से निकले तो एल्किलीन होगा। क्या होगा? ध्यान देना। ये एथिल है, थोड़ा गंभीरता से ध्यान दो बेटा। ये क्या है? एथेन है। इससे एक हाइड्रोजन निकला, एथिल बना। क्या बना? एथेन से एथिल बन गया। अब इसके इस कार्बन से फिर हाइड्रोजन निकल गया, एक कार्बन पर ये दो डंडे, दो संयोजकता खाली होगी, जिसका नाम है एथिलिडीन। क्या नाम है? एथिलिडीन। और अलग अलग कार्बनों पर संयोजकता खाली हो तो एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। ठीक है ना। समझ आ गया। एक संयोजी मूलकों की बात करेंगे। ये बातें तो हमने कर ली, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकले तो मेथिल बनेगा। इसको डैश CH3 या CH3 के साथ में ऐसे पूंछड़ा, ये पूंछड़ा जरूरी है। ये खाली बंद को दर्शाता है, खाली संयोजकता को दर्शाता है पूंछड़ा। ये पूंछड़ा नहीं है तो CH3 गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी CH3 लिखें तो उसके दाएं बाएं, दावे जीमने, राइट लेफ्ट एक डैश छोड़ देंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि दो चोर यहां से हाइड्रोजन ले गया। यानी एल्केन की हाइड्रोजन मर गई, एल्केन एल हो गया, एल्किल हो गया। ये हमारा एथेन है, एथेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो हमारा ये C2H5 बन गया, या CH3 CH2 डैश बन गया, एथिल हो गया। ये हमारा प्रोपेन है प्यारे बच्चों, ये प्रोपेन है। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकला तो अब हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा एन प्रोपिल। क्या बना? एन प्रोपिल। ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन इससे निकल जाए दूसरे नंबर, 2 नंबर वाले कार्बन से, तो अब इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। ये झमेला बहुत जरूरी है, इसको आप गांठ बांध लो। इसके गांठ बांध दो, चोटी के गांठ बांध दो, या मन में मस्तिष्क में गांठ बांध लो कि यदि प्रोपेन के पहले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल। और दूसरे नंबर 2 नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन यदि चला जाता है, इसकी संयोजकता खाली हो जाती है, तो बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिल, है ना। प्रोपेन से 2 एल्किल समूह बन सकते हैं, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। आज आपको ये याद किए बगैर सोना नहीं है। चौथे वाला ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। क्या ये? एन ब्यूटेन है। ठीक है ना। इसमें से एक हाइड्रोजन निकले, यदि 1 नंबर कार्बन वाला निकले तो ये बनेगा एन ब्यूटिल। 1 नंबर कार्बन, बोलो भाई, 1 नंबर कार्बन वाला निकले तो एन ब्यूटिल होगा, और 2 नंबर कार्बन वाला निकले तो आइसो हो जाएगा क्या? ना,
द्वितीयक ब्यूटिल होगा। क्या होगा अब? द्वितीय। क्यों? क्योंकि दो द्वितीय कार्बन पर दो मेथिल होते तब आइसो नाम लेते हैं। या दो नंबर दूसरे कार्बन पर, दो नंबर कार्बन पर दो मेथिल है नहीं, तो अब इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल या द्वितीयक ब्यूटिल। ये बात तो हमने पहले सीख ली थी, कोई बात नहीं, काम आ गई। हमने सीखा था ना कार्बन के 4 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, है ना। तो ये 2 नंबर कार्बन द्वितीय कार्बन की संयोजकता खाली है, इसलिए इसका नाम है द्वितीयक ब्यूटिल। सीखा रे? सीखा कि नहीं? सेकेंडरी कार्बन की संयोजकता खाली इसलिए द्वितीयक ब्यूटिल है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल है। समझ रहा है ना? आपसे बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? ठीक, ये बात। अगला ये वाला हमारे पास आइसोब्यूटेन है। इसकी संयोजकता यदि पहले वाले कार्बन की खाली हो जाए तो इसको आइसोब्यूटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। ये आपको लिखना है? नहीं, आप तो नहीं लिखोगे, मैं लिख देता हूं, आइसोब्यूटिल। और ये वाली संयोजकता खाली हो जाए तो तृतीयक ब्यूटिल। कार्बन तो 4, 1 2 3 4, लेकिन ये जिस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं वो तृतीय कार्बन कहलाता है। तृतीय कार्बन की संयोजकता खाली होती है तो उसका नाम होता है तृतीयक ब्यूटिल। क्या नाम होता है? मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं, ये आप याद नहीं रखोगे। चैलेंज, यदि याद रख लिया ना तो कल्याण है। ठीक है, अच्छे बच्चे वो याद रख लेंगे, मुझे समझ आ रहा है। द्विसंयोजी मूलक, बाईवैलेंट रेडिकल कौन से हैं? 2 मुक्त संयोजकताएं होती है, कार्बन की 2 संयोजकताएं खाली होती है, उसको द्विसंयोजी मूलक बोलते हैं। ठीक है ना। यदि दोनों मुक्त संयोजकताएं समान या एक ही कार्बन एटम पर हो तो उसको एल्किलिडीन, पीछे हमने चर्चा कर ली, एक ही कार्बन पर 2 संयोजकता हो तो उसको एल्किलिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्की, नाम बोलो, एल्किलिडीन। तो ये मेथेन पर हो तो मेथिलिडीन, इसको कई बार मेथिलीन भी बोल देते हैं। अपवादों का संगम केमिस्ट्री है, मेथिलिडीन या मेथिलीन, लेकिन कॉमन है ना, सामान्य रूप से इसका प्रचलन है, आप इसको याद रखोगे, ये सामान्य है। और यहाँ एथिल है, या हम एथेन की बात कर लें तो इस एथेन में एक कार्बन पर 2 संयोजकता खाली हो तो एथिलिडीन। यहाँ प्रोपेन है, प्रोपेन में एक ही कार्बन पर, यह भी 1 डिग्री कार्बन पर 2 संयोजकता खाली हो तो एन प्रोपिलिडीन, और 2 डिग्री कार्बन पर दोनों संयोजकता खाली हो तो हमने बात की थी 2 नंबर का द्वितीय कार्बन या दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह हो तो आइसो बोलते हैं, ये आइसो प्रोपिलिडीन है ना। ये खतरनाक खेल है, ये वाला है नहीं, ये जोरदार है रे, इंटरेस्टिंग है। ये कई बार भ्रमा देता है, भ्रमित करता है परीक्षा के समय, लेकिन मेरे जो प्यारे विद्यार्थी वो भ्रमित नहीं होते। दूसरा प्रकार समझिए, यदि दोनों मुख्य संयोजकताएं निकटवर्ती विसिनल यानी पड़ोसी, विसिनल यानी पड़ोसी कार्बनों पर हो तो उसे एल्किलीन बोलते हैं। अब डी नहीं, एल्किलिडीन नहीं बोलते बेटा, इसको एल्किलीन बोलते हैं। तो ये एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ठीक है ना। लास्ट में इल लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे? इल, क्योंकि इनकी हाइड्रोजन वाली संयोजकता टूटी हुई है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बात करेंगे तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें पहला प्रकार है ना। इस पहले प्रकार का नाम क्या है? ये पहला प्रकार है, इसका नाम है वाइनिल, याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। विनाइल भी बोलते हैं, वाइनिल। ये वाला है ना, इसका नाम होता है एलिल। अब इनके सर आप ये किस नियम से बता रहे हैं? कोई नियम नहीं है, सामान्य पद्धति है, रूढ़ पद्धति है, इसमें नियम लागू नहीं होते, याद करना पड़ेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2O तो इसको एलिल बोलते हैं, एलाइल। और इस प्रकार का हो तो हम इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल, ठीक है ना। इसका प्यारे विद्यार्थियों कोई नियम है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। CH2 CH, CH2 डबल बॉन्ड CH हो तो वाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 संयोजकता खाली हो तो एलिल, और ये हो तो प्रोपार्जिल। ये आप लिख लो, मैंने कहा ना रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। और कुछ चीजें हैं जो कॉमन चीजें हैं, जो सामान्य पद्धति की चीजें हैं, रूढ़ प्रणाली की जो चीजें हैं, यौगिकों के नाम है, वो याद करने पड़ेंगे। मैंने मना थोड़ी किया, रटना नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
ये हमारा जो बेंजीन और उसके व्युत्पन्न है उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। देखो बेंजीन में से एक संयोजकता खाली हो जाए तो ये क्या बनेगा, फेनिल मूलक बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसे क्या कहेंगे, फेनिल, है ना। इसको C6H5 भी लिखते हैं, इसको PH द्वारा भी लिखते हैं, AR द्वारा भी लिखते हैं, और इसको ये 5 बनाकर ऐसा भी लिखते हैं। ये फेनिल है, ये सारे फेनिल है। बी में ये वाला जो यौगिक है ना, आप में से कई बच्चे जानते हैं, नहीं जानते थे, कॉमन यौगिक है, कॉमन नाम है टालुइन। डालू नहीं है, टालुइन। टालुइन का एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो इसको बोलते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं, बेंजिल। कई लोग इसको बेंजाइल भी बोलते हैं, बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजिल में से फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो इसको बोलते हैं बेंजल। कई लोग इसको बेंजिलिडिन भी बोलते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, बेंजिलिडिन, ठीक है ना। एक और हाइड्रोजन निकल जाए, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन चले गए, 3 संयोजकता खाली है, तो इसको बोलते हैं बेंजो। क्या बोलते हैं, बेंजो। ट्राई बेंजो भी बोलते हैं। हमारे तो बेंजिल, बेंजल, बेंजो। बेंजिल यानी एक हाइड्रोजन गया टालुइन से, 2 गए बेंजल, 3 गए बेंजो। आइए इधर, कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम। ये आइए असली बला, जो हाइड्रोकार्बन मूलक पर निर्भर नहीं करते हैं। ये कार्बन की संख्या है ना, उसके आधार पर नाम है। हाइड्रोकार्बन मूलक कौन सा है उसके कोई लेना देना नहीं है। पहले हमने चर्चा की थी, वो नाम दोबारा है। जैसे एक कार्बन है तो साधारण पद्धति में, रूढ़ पद्धति में इसके लिए फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये फॉर्मल्डिहाइड, आपने सुना ये फॉर्मिक अम्ल। फॉर्म यानी साधारण पद्धति में कार्बन, एक कार्बन हो तो उसे फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम तो मारवाड़ी में फॉर्म बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज है ना वो फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म, र को साइलेंट रखते हैं। 2 कार्बन हो तो साधारण पद्धति कॉमन नेम सिस्टम में एसिड बोलते हैं। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड। इसी तरह से एसिटिक अम्ल, कैसिटिक, एसिटिक। 3 कार्बन हो तो कॉमन नेम प्रोपियोन, प्रोपियो, पपियो नहीं, प्रोपियो। तो ये प्रोपियोन, प्रोपियोन यानी फर्स्ट प्राप्त होता है जो, वो ये इस तरह से, ये प्रोपियोनिक अम्ल, ये प्रोपियोनिल क्लोराइड। 4 कार्बन हो तो कॉमन नेम है ब्यूटिर, क्योंकि ये बटर से प्राप्त हुआ, मक्खन से, ठीक है ना, इसलिए ब्यूटिर इसको बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन हो यहां पर तो ब्यूटिर एल्डिहाइड, हेलोजन हो यहां पर तो ब्यूटिर हैलाइड, और OH हो यहां पर तो ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटाइरिक या बटरिक अम्ल। 5 हो तो वेलेर, 5 हो तो वेलेर। जैसे ये वाला नाम हो या हाइड्रोजन हो तो वेलेर एल्डिहाइड, या क्लोरीन हो तो वेलेरिल क्लोराइड, और यदि यहाँ OH हो तो वेलेरिक अम्ल। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कॉमन नेम है। एक कार्बन हो तो फॉर्म, 2 कार्बन हो एसिड, 3 कार्बन हो प्रोपियोन, 4 कार्बन हो ब्यूटेर, 5 कार्बन हो वेलेर। मामला 5 तक ही, ठीक है ना, 6ठे 7वें वाला मामला नहीं है मेरे पास। तो नोट, एक द्विबंध के साथ 3 कार्बन हो, एक तो हो डबल बॉन्ड और उसमें कुल कार्बन कितने हो, 3, तो नाम लेंगे एक्रिल। ये खतरनाक है, तो नाम लेंगे एक्रिल। कैसे, ये जैसे इसका नाम है एक्रिल, और यदि साथ में साइनाइड हो तो इसको बोलते हैं एक्रिलो साइनाइड। तो मैं यहां नाम लिख देता हूं एक्राइलो साइनाइड। इसको एक्रिलो नाइट्राइल भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं एक्राइलो या एक्रिलो नाइट्राइल, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वाला यानी कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने। अब देखो आपके आगे गालमेल नहीं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। 3 कार्बन हो और 1 डबल बॉन्ड हो, 3 कार्बन और 1 डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक्रिल नाम आता है, एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिलिक अम्ल, और एथिल एक्रिलेट। क्या नाम बोल रहा हूं, यहां लिखूं मैं, एथिल एक्रिलेट, ठीक है ना। ये एस्टर है, ये एक्रिलिक अम्ल है। क्या नाम है ये आपको बाद में मिलेगा नहीं। बहुत से लोग हैं ना किताब में साफ नहीं लिखते हैं, साफ नहीं लिखते मतलब गंदा लिखते हैं, ऐसा नहीं है, वो ये समझते हैं बच्चे सब जानते हैं। तो ऐसा है CH 2 टोटल कार्बन 3 हो और 1 डबल बॉन्ड हो तो इस समूह का नाम होता है एक्रिल। ये वाला एक जोरदार है रे, ये वाइनिल समूह है ना,
कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड यानी दो कार्बन हो और तीसरा परमाणु विषम हो, कार्बन नहीं हो, तो उसको वाइनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइनेल। या मैंने लिखा है, आप घबराओ नहीं, है ना, घबराने से तो कोई मतलब ही नहीं है, भ्रमित नहीं हो। द्विबंधित कार्बन पर कार्बन नहीं हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहां अब कार्बन नहीं है, हेलोजन है, तब इस समूह का नाम वाइनेल है। और डबल बॉन्डेड कार्बन पर यदि कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सी, यदि कार्बन जुड़ा हुआ है सी, यदि कार्बन जुड़ा हुआ है सी, यदि कार्बन जुड़ा हुआ है सी, तो एक्रिल नाम है। याद करना भैया ना, थोड़ा हो रहा हो, याद कर लेना। अगली बात करते हैं। नोट, एक द्विबंध के साथ चार कार्बन हो तो एक तो डबल बॉन्ड हो और टोटल कार्बन कितने हो? चार, और वो डबल बॉन्ड बीच में हो, डबल बॉन्ड कहाँ हो? बीच में हो, तो क्या करेंगे? इसका नाम क्रोटोन, ये एल्डिहाइड है तो क्रोटोनो एल्डिहाइड, क्रोटेनेल्डिहाइड, और ये क्रोटोनिक अम्ल, क्रोटोनिक या क्रोटेनिक अम्ल, इस तरह से बोलते हैं। ध्यान देना हो, पीछे कुछ नहीं छोड़ा मैंने, पीछे हमारा ये सिस्टम है, मैं पीछे कुछ छोड़ता नहीं। कोई सी कोचिंग हो, कोई सी किताब हो, कोई ढीकड़ पूछ रसिंग कुछ भी हो, आज के बाद आपके पास कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। संख्यावाची शब्द यानी सामान्य नाम प्रणाली में संख्यावाची शब्द डाई, ट्राई, टेट्रा। यदि दो एक जैसे हो तो डाई आएगा, तीन एक जैसे हो समूह तो ट्राई आएगा, चार हो तो टेट्रा आएगा, यदि द्वितीय कार्बन पर है तो सेकेंडरी आएगा, चतुष्क कार्बन है तो तृतीय है तो टर्सरी आएगा। इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जब नाम लिखते हैं तो वर्णमाला का मेंबर नहीं मानते हैं, अल्फाबेट का ऑर्डर नहीं देते हैं, लेकिन यदि आइसो और नियो आ गया तो इसको अल्फाबेट में शामिल करते हैं। ये आपके गोल्डन की पॉइंट है, ये आपके गोल्डन की पॉइंट है। गोल्डन यानी स्वर्णिम है ये, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत जगह मिलेगी नहीं कि सामान्य नाम पद्धति में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के लिए संख्यावाची शब्दों को वर्णमाला में शामिल नहीं करते हैं। जब हम नामकरण करेंगे तो वर्णमाला में डाई, ट्राई को नहीं लेंगे, लेकिन यदि ये समूह आ गया, आइसो और नियो आ गया, ऐसी मजबूरी बन गई, बहुक्रियात्मक समूह आ गया, बहुप्रतिस्थापी समूह आ गया आइसो, तो आइसो को वर्णमाला में शामिल करना है, आइसो को वर्णमाला में शामिल करना पड़ेगा। ये बात मैं अगले वीडियो में जब आईपीसी सिखाऊंगा ना तो बोलूंगा। व्युत्पन्न नाम, अब डेरिवेटिव सिस्टम आ गया, यानी वो झमेला खत्म हो गया। व्युत्पन्न नाम, व्युत्पन्न नाम और सामान्य नाम तो एक ही थे, झमेला खत्म कहां से हो गया? एल्केन में मेथेन प्रथम सदस्य मेथेन हो गया, व्युत्पन्न हो गया इसका मेथिल मेथेन या डाइमेथिल मेथेन। एल्कीन श्रेणी एथिलीन, ये मेथिल एथिलीन, और ये हो गया डाइमेथिल एथिलीन। ये सम्मित डाइमेथिल एथिलीन है, डाइमेथिल एथिलीन है, और ये असम्मित डाइमेथिल एथिलीन है, ठीक है ना। इसको सम्मित ब्यूटीन भी, ब्यूटीलीन कह सकते हैं, इसको असम्मित ब्यूटीलीन भी कहते हैं। लेकिन हमारे बात क्या है? एथिलीन के व्युत्पन्न मानना। एल्काइन श्रेणी में ये एसिटिलीन है, ये एक जुड़ गया तो मेथिल एसिटिलीन, ये दो जुड़ गए तो सम्मित डाइमेथिल, ये तो सम्मिति होती है क्योंकि कार्बन की संख्या 3 और 1 4 पूरी होगी, तो ये है डाइमेथिल एसिटिलीन, डाइमेथिल एसिटिलीन, और ये है सम्मित डाइमेथिल एथिलीन। एथिलीन का मतलब डबल बॉन्ड है और एसिटिलीन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। चलें आगे। कार्बिनोल श्रेणी यानी मेथेनॉल जो यौगिक है प्रथम सजात, इसको कार्बिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? और बाकी एल्कलों को इसका बेटा मानते हैं, व्युत्पन्न मानते हैं। तो हमारा CH3OH हो गया, ये CH3OH इधर लिख देता हूं, ये तो हो गया कार्बिनोल, यानी एक कार्बन और OH, ये कार्बिनोल है। ध्यान देना, एक कार्बन और OH कार्बिनोल है, ये बन गया मेथिल कार्बिनोल, ये तो कार्बिनोल हो गया, और इसके पास ये मेथिल है तो मेथिल कार्बिनोल, ये कार्बिनोल हो गया, और इसके ऊपर दो मेथिल है तो डाई मेथिल कार्बिनोल। क्या बनेगा? डाई मेथिल कार्बिनोल। समझ में आई इन बात है? यानी कार्बन एक और उससे जुड़ा OH कार्बिनोल, बाकी हाइड्रोजन होते हैं। यदि कार्बन इसके साथ और मेथिल जुड़ गया तो मेथिल कार्बिनोल, एथिल जुड़ गया एथिल कार्बिनोल।
एल्डिहाइड श्रेणी की, इसका नाम क्या होगा रे? इसका नाम ये देखो श्रीमान जी, ये तो हो गया कार्बिनोल। क्या हो गया? कार्बिनोल। अब इसके साथ कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 1 2 3, तो इसका नाम है ट्राई मेथिल कार्बिनोल। ये व्युत्पन्न नाम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? व्युत्पन्न। एल्डिहाइड श्रेणी की बात करें तो पहला सजात है वो एसिटैल्डिहाइड है, बाकी वाले व्युत्पन्न है। ये एसिटैल्डिहाइड तो प्रथम सजात है, ये बन गया एसिटैल्डिहाइड, और ये मेथिल, तो इसका नाम है मेथिल एसिटैल्डिहाइड। सुन तो रहे हैं ना, मेथिल एसिटैल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया एसिटैल्डिहाइड, ये एक मेथिल और ये दूसरा मेथिल, तो इसका नाम होगा, बोलो, डाई मेथिल एसिटैल्डिहाइड। क्या होगा? हाँ, आपको भी कुछ है ना करते रहना चाहिए, आपको भी कुछ है ना करते रहना चाहिए। और करते करते हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पूरा होता है। हमने सीखा क्या? हमने आज सीखा रूढ़ पद्धति, सामान्य पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति। उसमें यौगिकों के नाम किस तरह से लिखते, देखते, करते हैं। अब कल मैं एक नया वीडियो लेकर आपसे मुखातिब होऊंगा। आप तब तक इन नियमों को और इन यौगिकों के नामों को समझकर तैयार रहेंगे। कल हम मिलेंगे एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। बहुत सारे एमसीक्यूज में लेकर आऊंगा, जिनसे आप ये जो नाम सीखे थे ना, वो चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, तब तक अपने दोस्त MR चौधरी को दीजिए इजाजत, और आप सीखने के लिए तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, खुदा हाफिज, वंदे मातरम।